हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 फिजिक्स प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए प्री बोर्ड में कम से कम 3 नंबर का तो आने ही आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर को समझते हैं। इसमें फिगर क्या है, फिगर ही बहुत मेरा क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम एक त्रिभुज को ड्रा करते हैं। ठीक है, अब ये मेरा त्रिभुज ड्रा हो गया। इस त्रिभुज में क्या होता है, इसमें 2 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, ये जो मेरा सामने वाला पृष्ठ है ये मेरा कैसा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ। और ये जो सामने वाला भाग मेरा पृष्ठ है ये भी मेरा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। यानी कि इस वाले पृष्ठ से हमारा क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, जो 2 अपवर्तक पृष्ठ जिस एंगल पे मिले हुए हैं, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इस एंगल को किस नाम से जाना जाता है, प्रिज्म कोण। क्या बोला जाता है, प्रिज्म कोण बोला जाता है। यानी कि 2 अपवर्तक पृष्ठ जिस एंगल पे झुके होते हैं उस दोनों अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उस कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। प्रिज्म कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमारा जो प्रिज्म होगा, प्रिज्म में 2 अपवर्तक पृष्ठ होंगे और ये मेरा क्या है, ये मेरा बेस है। ये मेरा जो नीचे वाला भाग है उसे हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। यानी कि जो हमारा फिगर है ये, यानी कि जो इमेज है अपवर्तक पृष्ठ को, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का जो इमेज है, प्रूफ है, इसमें एक अपवर्तक पृष्ठ ये है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ये है। 2 अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा जो कोण क्रिएट किया था उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बची तीसरी साइड जो नीचे वाली साइड मेरा क्या है, आधार है, यानी कि बेस है। अब हम लोग देखेंगे, अब हमने देख लिया ये क्या क्या होता है। अब इसके बेस पे प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे क्या होता है। सिंपल सा क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक, जिसको मैंने नाम दे दिया, मान लेते हैं जिसको नाम दे दिया ए, बी और सी। मैंने एक त्रिभुज ड्रा किया जिसमें ए, बी, सी। अब इसमें ए बी वाली साइड मेरा अपवर्तक पृष्ठ है, ए सी वाली साइड मेरा क्या, अपवर्तक पृष्ठ है, और जो मेरा बी सी वाली साइड मेरा क्या, आधार है। 2 अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये, इस एंगल क्रिएट ए को इसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। अब हम क्या कर रहे हैं, इस अपवर्तक पृष्ठ से कोई विशेष प्रकाश किरण, यानी एक तरह से बोल सकते हैं श्वेत प्रकाश किरणों को हम गुजार रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रिज्म हमारा है, इस प्रिज्म के एक अपवर्तक भाग से हम क्या कर रहे हैं, किसी विशेष प्रकाश किरण को, या आप ये बोल सकते हैं कि श्वेत प्रकाश किरण क्या कर रहे हैं, पास कराने, गुजार रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको किसी भी एंगल पे गुजार सकते हैं। तो मैंने क्या किया, हल्का सा बेंड करके गुजारा। ठीक, ये मेरा क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ की ओर जाती है तो मेरा क्या होता है, आपतित किरण होता है। यानी कि ये मेरी पहली किरण क्या है, आपतित के लिए जा रही है। ठीक है, अब ये किसी पृष्ठ से जा रही है तो इसमें भी मेरा क्या होगा, एक अभिलंब होगा। क्या होगा, अभिलंब होगा। तो इसे हम अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। अभिलंब है, यानी कि ये मेरा क्या है, अभिलंब है। यानी कि ये वाला अभिलंब, यानी इस वाले जो ए बी साइड है इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर इसको मैंने नाम दे दिया, इस किरण को पी और क्यू दे दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, क्यू बोला। क्या बोला, क्यू। यानी कि पी क्यू जो किरण है हमारी, अगर इस अभिलंब का नाम दे दे एम, ठीक है, इसका नाम दे दिया एम दे दिया। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ओ मान लेते हैं। ठीक, कुछ और आगे मान लिया जाएगा। ठीक है, जो ये एम वाली लाइन है इस ए बी लाइन को परपेंडिकुलर, यानी कि क्या करेगी, इस पे इससे देखो ये भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री, दोनों मेरा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसको बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो जो बाहर वाला माध्यम हमारा कैसा माध्यम, विरल माध्यम, यानी कि एयर है, वायु है, ठीक है। तो यानी ये मेरा कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। अब ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम की ओर जा रही है। तो हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि इसका देखिए, इसका अभिलंब किधर है, इधर है। तो ये प्रकाश किरण ऐसे न जाके, इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे न जाके क्या करेगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी कि ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गई। तो जो मेरा PQ आपतित किरण है, अब ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो अब इस किरण का नाम बदल गया, क्या हो गया, अपवर्तित किरण। यानी कि ये मेरा आपतित किरण हो गया और ये मेरा क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया R, ठीक है, क्या दे दिया, R दे दिया। अब इस जब कोई प्रकाश किरण, अब फिर दोबारा घटना होगी। अब घटना क्या होगी, अब जो ये प्रकाश किरण यानी आपतित किरण है, अब ये आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो यानी इस पे भी हमको अभिलंब की आवश्यकता होगी, तो इस पे भी क्या करेंगे, हम अभिलंब ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इस अभिलंब को मैंने नाम दे दिया N, ठीक है। और दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसको मैंने इस पॉइंट को O दे दिया, क्या दे दिया, O, ठीक है। यानी कि MO एक अभिलंब है, NO एक मेरा क्या अभिलंब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो ये हमारी आपतित किरण, इसका नाम मैंने क्या दे दिया था, R दिया था, क्या दिया था, मान लेते इसको R दे दिया था मैंने, इस पॉइंट का नाम दिया R। यानी कि जो हमारी QR वाली किरण है, यानी ये किरण कैसी है, आपतित किरण है। अब यह आपतित किरण सघन माध्यम से किधर जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि अभिलंब इधर है, तो अब ये किधर जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो कुछ इस तरीके से गति करेगी। यानी कि अभिलंब से दूर हटेगी तो कुछ हल्का सा डिस्टेंस क्रिएट करेगी। इसको मैंने R बोला, PQR, इस पॉइंट को S दे दिया, ठीक है। अब हम ध्यान से देखते हैं, तो जो हमारा PQ वाली रेखा है, PQ वाली रेखा मेरी कैसी किरण है, आपतित किरण है। कैसी किरण है, आपतित किरण है, ठीक। और जो मेरा QR वाली रेखा है, QR वाली, ये मेरा क्या कैसी किरण है, अपवर्तित किरण है। कैसी किरण है, अपवर्तित किरण है, ठीक। और जो मेरा है, अब ये मेरा QR भी मेरा क्या अपवर्तित किरण है, तो जो मेरी RS वाली किरण है, RS, वो हमारी कैसी किरण कहलाएगी, निर्गत किरण कहलाएगी। कैसी किरण कहलाएगी, निर्गत किरण कहलाएगी, ठीक है। अभी तक हम लोग केवल क्या देखा, हमने केवल प्रिज्म से प्रकाश को पास कराया है। पास कैसे हुआ, दो माध्यम से हुआ, पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया है। यानी कि PQ ये मेरा क्या आपतित किरण सब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो QR में अपवर्तित किरण बदल जाएगी। अब ये QR सघन माध्यम यानी अपवर्तित किरण है, तो अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो ये निर्गत किरण में बदल जाएगी, यानी विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है। अब हमको पता है कि कोई भी अगर प्रकाश किरण है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कैसा कोण बनाता है, I, आपतन कोण क्या बनाता है, I बनाता है। और जो अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण क्या बनाती है, R बनाती है। क्या बनाती है, R बनाती है, ठीक है। अब ये मेरा जो क्या नाम है, ये मेरा अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कैसा कोण निर्माण करेगी, मेरा आपतन कोण I डैश को हम निर्गत कोण भी बोल सकते हैं। आपतन कोण बोलिए या निर्गत कोण भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। और ये मेरा जो अपवर्तित किरण है, अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण
आर डैश बनाएगी। क्या बनाएगी? आर डैश। अभी हम लोग आगे देखेंगे, अगर हम चाहें इसको तो आई भी कर सकते हैं, आर भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अलग अलग डिनोट करके चलते हैं। अभी आपको आगे बताएंगे कि कैसे सेम होते हैं, ठीक है, क्यों सेम होते हैं, इसको भी हम लोग आगे समझा जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण आई का निर्माण करती है, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण आर का निर्माण करती है। ये अपवर्तन कोण ये अभिलंब के साथ आर डैश का निर्माण कर लिया, ये आपतित किरण निर्गत किरण और अभिलंब के साथ निर्गत कोण आई डैश का निर्माण कर लिया। अलग अलग हम लोगों ने कोण डिफाइन कर लिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि जो हमारा निर्गत किरण है, क्या है हमारा निर्गत किरण, देखिए क्या बोलेंगे कि आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर, यानी आपतित किरण इधर चल रहा है तो इसको आगे की ओर बढ़ाया, और बोलेंगे निर्गत किरण इधर जा रहा है तो निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पे, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पे और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पे दोनों के द्वारा जिस क्या एक एंगल क्रिएट हो रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, विचलन कोण है, ठीक है। यानी कि इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पे और इसको क्या कर देते हैं, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पे इन दोनों के द्वारा जो हमारा एंगल क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। इसे अब हम देखेंगे, यानी कि यही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विचलन कोण क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे किसी प्रिज्म में आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पे और निर्गत किरण की ओर पीछे की ओर बढ़ाने पे इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो आपस में एंगल क्रिएट होगा उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो मैं त्रिभुज का अगर नेम करूं तो मान लेते हैं, देखिए इसको अगर नाम दे दूं तो क्या देते हैं, मान लेते हैं इसको नाम दिया यू, यहाँ पे नाम है ही, यहाँ पे नाम है ही, यहाँ पे नाम है, ठीक है। इसको मैंने यू नाम दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज यू क्यू आर में, यू क्यू आर में, देखिए यू क्यू आर, देखिए अलग से यू क्यू और आर, अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा क्या विचलन कोण बना हुआ है और यहाँ पे मेरा क्या है, ठीक है, ये है, इसका नाम मतलब ये Q है और ये मेरा क्या R है, ठीक। अगर आपसे एक बात, इसको समझने से पहले आपको एक बात और समझनी होगी, क्या, अगर सपोज कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है। तो अगर सपोज कर लें ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बराबर होगा, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। कौन सी प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख प्रॉपर्टी से, कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बराबर होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर ध्यान से देखें तो अगर देखें ये पूरा टोटल कितना एंगल हो रहा है, आई हो रहा है, तो इधर पूरा टोटल कितना होगा, आई होगा, लेकिन ये वाला मेरा क्या एंगल आर है, तो ये बचा एंगल मेरा क्या होगा, आई माइनस आर होगा। क्या होगा, ये जो बचा एंगल मेरा क्या है, आई माइनस आर है। सेम उसी तरीके से अगर बाहर देखें तो ये पूरा मेरा क्या आई डैश है, तो अंदर पूरा मेरा क्या आई डैश होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरा क्या ये आर डैश है, तो ये बचा वाला एंगल मेरा क्या होगा, आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। अब हम देखें त्रिभुज में इस एंगल की वैल्यू है आई माइनस आर और इस एंगल की वैल्यू है आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है त्रिभुज में पिछली कक्षाओं में कि किसी त्रिभुज के जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज के अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि जो बाहर वाला एंगल है त्रिभुज के दूर के दो अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। यानी कि इस प्रॉपर्टी से देखेंगे तो डेल लेम्डा इक्वल टू ये जगह आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, किससे, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बहिष्कोण से, बहिष्कोण से, ठीक है। बहिष्कोण से बोलेंगे तो जो हमारा डेल्टा है, ठीक है,
डेल्टा है इसकी क्या वैल्यू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। अब क्या कर रहे हैं, इस दोनों को आई वाले को आपस में आगे कर ले रहे हैं, एक पास लिख ले रहे हैं। तो आई माइनस आई प्लस आई डैश, देखिए दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस आर डैश हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट कर दिया। इसे इक्वेशन क्या कर दिया, फर्स्ट कर दिया। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ओ क्यू आर। ठीक है, क्या करना है, ओ क्यू आर। अगर इसका अलग से इमेज बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे O है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। तो इस वाले कोण का मान R है, इस वाले कोण का मान क्या, R डैश है। ठीक है, तो अब E वाला एंगल बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है तो लिख रहे हैं ट्रायंगल ओ क्यू आर में, किसमें, ओ क्यू आर में। तो हमको पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें आर है, ये आर डैश है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो लिख देते हैं क्या, एंगल ओ प्लस आर डैश इक्वल मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसे इक्वेशन मैंने क्या कर दिया, सेकेंड सपोज कर लिया। एनी प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इस प्रूफ में केवल ये ध्यान देना है कि हमको दो त्रिभुज लेके चलने हैं और एक चतुर्भुज लेके चलना है। तो मैंने दो त्रिभुज ले लिया, अब एक चतुर्भुज की बारी आई है। तो चतुर्भुज में क्या लेंगे, देखिए चतुर्भुज लिखेंगे, देखिए क्या से चतुर्भुज लेंगे, ए क्यू ओ आर। मैं इसका अलग से इमेज बना के दिखा रहा हूँ। तो ए क्यू ओ आर में चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, इसका मैं अलग से इमेज बना रहा हूं। देखिए कैसे बनेगा इसका इमेज, इसका मैं अलग से इमेज बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये मेरा क्या है, चतुर्भुज है, इसका नाम ए है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम ओ है, इसका नाम आर है। तो देखेंगे इमेज में तो ए क्यू ओ आर। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया कि देखिए ये वाली जो भाग है, अगर इसको आगे बढ़ाएं कुछ इस तरीके से, तो ये मेरा क्या है, देखिए अगर इसको ऐसे बढ़ा दें आगे और इसको आगे से बढ़ा दें, ठीक है, तो ये वाली लाइन पे ये वाला लाइन मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कैसा एंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ पे मेरा कैसा एंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री। और ये दो एंगल की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो आपको नियम से ये पता है ना, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमको इसमें Q की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है। तो एंगल A प्लस Q की वैल्यू कितनी, 90, एंगल O प्लस 90 इक्वल कितना हो जाएगा, 360। 90 को ऐड कर देते तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस 180 इक्वल कितना हो जाएगा, 360। तो एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू 360 माइनस 180 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू कितना जाएगा, 180 डिग्री। इसी इक्वेशन क्या कर लेंगे, थर्ड सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया, थर्ड सपोज कर लिया। ठीक है, यानी कि देखिए हम लोग का आधा काम हो चुका है। ठीक है, यानी कि अगर आपको प्रिज्म के अपवर्तनांक को प्रूफ करना है तो आपको तीन चीज़ें लेके चलनी होंगी, दो त्रिभुज और एक चतुर्भुज। मैंने दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज ये लिया, दूसरा देखिए पहला त्रिभुज ये लेंगे, दूसरा त्रिभुज ये लेंगे। अब ये क्या लेंगे, चारों ये चतुर्भुज ले लिया मैंने। ठीक है, इन तीनों की सहायता से हमको क्या मिले, तीन इक्वेशन मिले। अब ये तीनों इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम देखिए क्या करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 और 3 को देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 मेरा क्या है, देखिए समीकरण देखिए, अगर ध्यान से देखें समीकरण 2 और समीकरण 3 का राइट साइड मेरा क्या है, सेम है। देखिए इधर भी 180 डिग्री, इधर मेरा क्या 180 डिग्री है। तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं डायरेक्ट लेफ्ट साइड लिखता हूं, तो एंगल O प्लस
आर प्लस आर डैश इक्वल टू ये वैल्यू लिखता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ओ। देखिए एंगल ओ इधर भी है, एंगल ओ इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आएगी एंगल ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। ठीक है, इसी इक्वेशन क्या कर दिया, स्टार कर लिया। क्या कर लिया, स्टार। ठीक है, ये मेरा क्या स्पेशल सिंबल है। ठीक है, स्पेशल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बात को समझते हैं। ठीक है, एक कंडीशन इसमें होती है, उसको समझ लेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यानी अब हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा ये आपतन कोण है, ये आई, यानी कि अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से जो बना कोण आई है, अगर इस आई का मान घटाएंगे बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे सपोज कर लेते हैं अगर आई का मान बढ़ा रहे हैं और ये विचलन कोण है, अगर सपोज कर लेते हैं आई का मान 32 डिग्री है तो इसका मान लेते हैं 52 डिग्री है विचलन कोण का मान। स्टार्टिंग से कोई भी सपोज कर लिया, मैंने पॉइंट सपोज किया हुआ है। अगर सपोज कर लेते हैं आई का मान 32 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना है, 52 डिग्री है। अगर सपोज कर लें इसका मान में 36 डिग्री किया तो इसका मान क्या हो जा रहा है, 48 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं 45 डिग्री हो जा रहा है, कुछ कम हो गया। फिर मान लीजिए इसका मान बढ़ाया, मान लीजिए इसको 40 कर दिया तो इसका मान भी कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। मान लीजिए इसको 45 किया तो इसका मान कितना हो गया, 38 डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए, जैसे मान लीजिए 50 कर दिया तो अब इसका मान समझिए 46 डिग्री हो गया। अब मान लीजिए इसका 55 किया तो सपोज कर देखें इसका क्या 51 डिग्री हो जा रहा है। यानी होता है क्या है, इसमें एक ऐसी कंडीशन आती है कि आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो पहले स्टार्टिंग में होता है क्या है, विचलन कोण का मान धीरे धीरे घटेगा। यानी कि पहले 52 हुआ, देखिए इधर बढ़ता जा रहा है, इधर आपको हमेशा बढ़ता हुआ दिखेगा। इधर पहले क्या होगा, पहले कुछ घटेगा, लास्ट में घटने के बाद फिर अचानक क्या कर देता है, बढ़ना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है, बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो वह जिस मतलब आपतन कोण के लिए हमारा जो विचलन कोण जो सबसे कम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। यानी कि इस 45 डिग्री के लिए मेरा क्या 38 डिग्री है और 50 डिग्री के लिए मेरा क्या है 46 डिग्री है, 40 के लिए 40 डिग्री है। यानी कि हमारा आपतन किस आपतन कोण के लिए हमारा जो विचलन कोण क्या है, सबसे छोटा है, तो मेरा क्या है 45 डिग्री। तो यही मेरा क्या कहलाता है, न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। ये कैसे होता है, ये होता है यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ेगा। आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले घटेगा, उसके बाद एक मिनिमम वैल्यू पहुंचने के बाद वो क्या होगा, बढ़ना प्रारंभ कर देता है। यानी कि आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाइए, विचलन कोण क्या होगा, पहले एक बार घटेगा, फिर कम से कम बिंदु पहुंचने के बाद फिर क्या करता है, बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो वो कम से कम वाली बिंदु को हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। इसका होता कैसे, देखिए जैसे इसका मतलब ये होता है ना, जैसे सपोज कर लेते हैं अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, मान लेते हैं हमारा एक इक्वेशन है, क्या लिखा गया है, आई प्लस आई डैश लिखा गया है। क्या लिखा गया है, आई प्लस आई डैश लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस इस आई डैश को लिख सकते हैं अंडर रूट में आई डैश का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो गया। तो अगर ये दिया हुआ है, ठीक, तो इस वाले लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है ना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। देखिए जैसे मतलब कि आपको पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यदि इसकी वैल्यू निकालने उसको धरा देंगे, लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में आई प्लस स्क्वायर रूट में आई डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट में आई इंटू स्क्वायर रूट में आई डैश लिख सकते हैं ना। तो सेम उसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें
तो अगर देखिए, अगर जैसे कहने का मतलब ये है कि हम इसमें क्या करें कि हमको ये दोनों आपस में मिलेगा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों के वैल्यू मेरी कम से कम क्या होगी, 0 होगी। अगर चाहे इसमें माइनस भी रखेंगे तभी भी हमको प्लस वैल्यू मिलेगी, प्लस भी रखेंगे तभी हमको प्लस, सपोज कि यहाँ इसके वैल्यू -1 आ रही है, अगर स्क्वायर करेंगे तभी हमको पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे +1 रखा, स्क्वायर करेंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है। क्या, 0। अगर इन दोनों का आपस में ऐसा करेगा कि दोनों के मान कितना है, 0 आ जाए, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं i माइनस आई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, i माइनस आई डैश का होल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो i माइनस आई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू i1 हो सकता है, आई डैश हो सकता है, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू क्या है, कम से कम 0 सपोज कर ले, क्या सपोज कर ले, 0। तो हमारी अगर हम सपोज कर लें स्क्वायर रूट में i माइनस स्क्वायर रूट में आई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में i इक्वल टू माइनस आई डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसको उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में i इक्वल टू स्क्वायर रूट में आई डैश, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो i इक्वल टू मेरा क्या जाएगा, आई डैश हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, i बराबर मेरा क्या, आई डैश आ रहा है। कैसे आ रहा है, अगर i प्लस आई डैश दिया, देखिए i प्लस आई डैश यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने बताया अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो फॉर्मूला हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो हमको इसका यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको से देखा मैंने क्या, i बराबर आई डैश आ रहा है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, किसकी स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में तो जो हमारा डेल्टा है वो क्या, डेल्टा m में कन्वर्ट हो जाएगा, जो i है मेरा i डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो r है मेरा क्या, r डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा जो विचलन कोण है, अगर न्यूनतम विचलन कोण के पास पहुंच जा रहा है तो जो हमारा i ये वाला कोण है इस कोण के बराबर है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू क्या कर देते हैं हम, इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। तो डेल्टा m इक्वल टू आई प्लस आई हो जाएगा माइनस r प्लस r हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं तो एंगल a इक्वल टू r प्लस r, तो एंगल a बराबर की जगह 2r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा m इक्वल टू 2i माइनस r प्लस r, 2r हो जाएगा। तो डेल्टा m इक्वल टू 2i और 2r की वैल्यू कितनी है, एंगल ए पुट कर दिया, इस एंगल ए को उधर ला देंगे तो डेल्टा m प्लस एंगल ए बराबर कितना, 2i हो जा रहा है। अगर i की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो i इक्वल टू क्या है, डेल्टा m प्लस एंगल ए बाई मेरा क्या जाएगा 2, यानी ये मेरा इक्वेशन क्या आ गया, i की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो एंगल ए इक्वल टू मेरा क्या 2r है, अगर r की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या लेंगे, एंगल a बाई 2 कर लेंगे। यानी हमने क्या कर लिया, केवल बस हमको इतना ध्यान देना है, इन 2 त्रिभुज और एक चतुर्भुज की सहायता से इतनी इक्वेशन लाने के बाद बोलेंगे न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में जो हमारा विचलन कोण है डेल्टा m के बराबर हो जाएगा, जो i है मेरा i डैश के बराबर और जो r है मेरा क्या, r डैश के बराबर हो जाएगा। तो यही सारी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हमको i की वैल्यू मिल जाएगी और r की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही हमको i और r की वैल्यू मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र मेरा क्या कहता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कहता है कि म्यू इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, यानी कि आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या मेरा क्या होता है, जो अनुपात होता है मेरा क्या कहता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू साइन i बटे साइन r, तो साइन और i के प्लेस पे i की वैल्यू क्या है, डेल्टा m प्लस एंगल a बाई 2 हो जाएगा, और जो साइन r है, साइन r की वैल्यू कितनी है, साइन एंगल a बाई
2 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये फार्मूला हो गया, यानी कि आप प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ये मेरा क्या प्रिज्म अपवर्तनांक का फार्मूला है। इसी अपवर्तनांक के फार्मूले में आई के प्लेस पे आई की वैल्यू पुट कर दिया और क्या आर के प्लेस पे आर के वैल्यू पुट कर दिया। तो जहां हमारा डेल्टा एम मेरा क्या है, सारी वैल्यू लिख देंगे। वेयर जहां मेरा डेल्टा एम मेरा क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है। क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है। और जो हमारा एंगल ए है वो मेरा क्या है, प्रिज्म कोण है। क्या है, प्रिज्म कोण है। ठीक, और साइन मेरा क्या है, साइन रेशियो है। ठीक है, यानी कि डेल्टा एम और जो मेरा म्यू है मेरा क्या अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। ठीक है, यानी कि हमको प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या मिला, म्यू इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस एंगल a/2 और साइन a/2। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।